हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी रतन इंडिया। नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं, जो पावर सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, तो नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। इतनी रिनाउंड कंपनी नहीं है, बट आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि किस वैल्यूएशन पे इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना रिस्क बनता है। देखो, मार्केट में कहीं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की तो बिल्कुल लेना चाहिए, बट अपना एक बिहेवियर देख के लेना चाहिए कि किस टाइप का हम बिहेवियर है, कंजर्वेटिव है, रिस्की है, रिस्क ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितनी होल्डिंग पीरियड है हमारी, कितना पैसा लगाना चाहिए। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। बड़ी कंपनी है तो बड़ा पैसा लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है और ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, दोनों को सेपरेट करके देखना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी रतन इंडिया के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है। थर्मल पावर पे भी ये काम करते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर भी कंपनी का अच्छा फोकस है। तो आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहने वाला है, सोलर एनर्जी का है। तो आप देख सकते हैं जो पोर्टफोलियो है इनका, सोलर पोर्टफोलियो इज ऑफ मोर देन 300 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूड्स ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज रूफ टॉप सोलर्स। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इनका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर स्कोप है। और रतन इंडिया ऑलरेडी ऑन्स 1100 acre of land exclusive for solar and 300 acre of additional land acquisition in the pipeline। अब देख सकते हैं लैंड वगैरह जो चाहिए होती है वो भी ये एक्विजिशन कर रहे हैं और अच्छा स्कोप इसके अंदर इस कंपनी का नज़र आता है। एटलीस्ट एक अच्छे ग्रोइंग सेक्टर के अंदर ये कंपनी है। जो फिर ये स्टॉक इतना पेनी स्टॉक क्यों है ये भी जानते हैं। क्या इसके कंसर्न्स हैं, कंपनी क्या लॉस मेकिंग है, कितना इसके ऊपर डेट है, वो इसकी बुक्स के ऊपर एक देख लेते हैं। कितने रिटर्न इसने बना के दिए हैं, किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा, ये इनके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काम करते हैं, थर्मल पावर के अंदर भी हैं। आप देख सकते हैं ये थर्मल पावर का इनका स्कोप है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रतन इंडिया पावर। जो शेयर जो बंद हुआ है 24 दिसंबर को 4 बजे के आसपास, ₹2.35 के आसपास बंद हुआ है। 4% का इसके अंदर प्रेशर देखा गया है। ₹2.60 हाई बनाया था, ₹2.30 जो इंट्राडे में इसने लो बनाया है और ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ये बंद हुआ है। वॉल्यूम्स इसके अंदर अच्छे खासे रहते हैं, 7,40,53,000 के वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं। इंटरडे अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो ₹4.45 के आसपास है और 52 वीक लो देखेंगे तो ₹1.05 के आसपास है। तो अभी 52 वीक लो से देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है और 52 हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ है। तो इसका जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1161 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेट इसका मेन कंसर्न है, 9750 करोड़ का डेट है इसके ऊपर, तो काफ़ी हाई डेट इसका देखा जा सकता है। फेस वैल्यू जो है 10 की है और बुक वैल्यू इसकी अभी माइनस में चल रही है क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी ये रही है। करंट वैल्यू जो है आपको मैंने बताया, जो प्राइस है 2.35 का है। आरओसी देखेंगे तो 2.19% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पावर सेक्टर में जो भी कंपनी होती हैं डेट हर एक के ऊपर है और हर आप चाहे वो अदानी पावर ले लो और चाहे टाटा पावर ले लो, सभी के ऊपर डेट आपको मिलेगी। बट डेट को कैसे ये मैनेज करते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है, वो मैनेजमेंट की बात होती है कि मैनेजमेंट कैसी है, आपकी डेट को कैसे आगे लेके जाती है, कैसे आप एसेट्स बनाते हैं। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200 DMA के ऊपर ही स्टॉक काम कर रहा है। कभी ये उसके आसपास ही है, नीचे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास ही ये एक बेस बनाए हुए हैं 200 DMA के ऊपर। प्रोज में अगर देखेंगे कंपनी है रिड्यूस डेट, इसकी बुक्स पे हम देखेंगे क्या इसने डेट रिड्यूस किया है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखें उससे पहले एनुअली रिजल्ट हम देख लेते हैं। मार्च 2009 में जो सेल्स थी 0 के आसपास थी। मार्च 2014 में देखेंगे 339 से इंक्रीज होकर 1774 करोड़ के आसपास की सेल गई है, जो कि अभी पिछले 2-3 सालों से थोड़ी सी डाउन है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे आप देखेंगे 29% के आसपास अब इनके ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहे हैं, जो एक कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करते हैं। पिछले साल भी 29 के आसपास थे और उससे पहले 27 के आसपास थे। अभी देखेंगे TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे 35% के आसपास ही आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पहले सालों में जो माइनस में हुआ करते थे उसका 2014 में 43 का प्लस जो दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 508 करोड़ के आसपास इनका पहुंचता हुआ नजर आएगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले कई सालों से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों से ऑलमोस्ट कंपनी जो है लॉस में थी। तो मार्च 2020 में जो इन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट दिए हैं 165 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो TTM भी देखेंगे तो 234 करोड़ का ये प्रॉफिट इस टाइम दिखा रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर। तो हो सकता है जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हों
और डेट रिड्यूस हो जाए तो काफ़ी इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं फंडामेंटली। आप देखेंगे डेट जो है उसका जो इंटरेस्ट जाता है वो एक मेजर पार्ट है जो कि बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरेस्ट देखिए 132, फिर 540, 1200, 1238, 1900, 2300, 2800, ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ रिड्यूस होती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनके अच्छे हैं, अगर ये रिड्यूस हो जाता है तो नेट प्रॉफिट भी इनके अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक डेट जो बुक्स के ऊपर नज़र आती है वो एक मेजर कंसर्न है इस कंपनी का। तो देख लेते हैं डेट ये रिड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए जो डेट है मार्च 2010 में 201 करोड़ की थी, वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे 14,702 करोड़ की हो गई थी मार्च 2017 में। उसके बाद इन्होंने थोड़ी थोड़ी रिड्यूस की है 2018 में 100 करोड़ के आसपास की लगा लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ी सी रिड्यूस की है, 14 से 13 में आए हैं, फिर ये 11 में आए हैं 11,932, और अब थोड़ी सी और रिड्यूस की है 9750 करोड़ के आसपास की डेट अभी सितंबर क्वार्टर में नज़र आती है। ये डेट जो आप देखेंगे, आपको मैं एक न्यूज़ दिखाता हूँ इनकी। रतन इंडिया सेल्स सोलर पावर एसेट्स टू जीआईपी फॉर 1670 करोड़, ये 2 सितंबर की आपको न्यूज़ नज़र आएगी, 2 सितंबर 2020। तो 1670 करोड़ के एसेट्स इन्होंने अपने जो है पावर एसेट्स जो बेचे हैं जीआईपी को बेचे हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं नीचे। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि देखो डेट रिड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डेट रिड्यूस होती हुई आपको सितंबर क्वार्टर में नज़र आएगी। तो यहाँ पे डेट रिड्यूस हुई है। डेट रिड्यूस होने से क्या होगा कि जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, जो एनुअल रिजल्ट्स हैं, उस पे से इंटरेस्ट बर्डन कम होगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पहले ही अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं, तो आपको नेट प्रॉफिट में आती हुई कंपनी नज़र आएगी। अगर ये इस टाइप के स्टेप्स लेते हैं, यहाँ पर ये डेट और रिड्यूस कर सकते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं। पावर सेक्टर आने वाले टाइम में वैसे भी अच्छा करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का वैसे भी बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो अच्छे सेक्टर में है। डेट रिड्यूस हो जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली ये अच्छा स्टॉक आने वाले दिन में बन सकता है। तो सेकंड जो मेजर कंसर्न है इसका वो है डेब्टर डेज। ये जो डेब्टर डेज होते हैं, जो ये अपनी जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उससे जो पैसा आता है, वो जो क्लाइंट्स हैं वो पैसा इनको पहले 114 दिन में एवरेज में पैसा वापस कर देते थे, उसके बाद 120 दिन का बना। अब ये देखेंगे आप, ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2017 के बाद 208 दिन में, 236, 237, अब 316 दिन में इनका पैसा जो है रिटर्न आता है। अब ये जो पैसा रिटर्न आता है, इस पर क्या होता है कि कंपनी का जब पैसा रिटर्न नहीं आएगा, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा नहीं आएगा, तो कंपनी को आगे बिजनेस करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं, जो कि लोन आपने देखे काफ़ी बड़े हुए हैं। और उस लोन के ऊपर क्या होता है, इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे इनका नुकसान होता है प्रॉफिट्स के अंदर, जो माइनस में जाता है। अगर ये डेब्टर डेज ये कम कर लेते हैं, जैसे यहाँ 114 के आसपास के थे, या इससे भी रिड्यूस करते हैं जैसे बाकी पावर कंपनी का है, तो क्या होगा, इनके हाथ में फंडिंग आएगी, मनी सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, लोन्स कम लेने पड़ेंगे और इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। तो ये सेकंड जो आप देखेंगे, ये एक मेजर कंसर्न इसके ऊपर नज़र आता है, जो ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर इसके ऊपर भी ये कंट्रोल करते हैं और डेट के ऊपर कंट्रोल करते हैं तो आपको अच्छा ये स्टॉक बनता हुआ नज़र आएगा। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 54.10 से थोड़ी रिड्यूस हुई है, 39.33 के आसपास है। बट FII का देखेंगे 16% से ये भी रिड्यूस हुआ है 8% के आसपास। DII का स्टॉक देखिए कि किस हिसाब से इन्होंने स्टॉक को अकोमुलेट किया, 3.72% के आसपास जो था, अब 16.46% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक में देखेंगे 26% से स्टॉक बढ़ा है 35.93 के आसपास। तो पब्लिक में 35% जो है, आप देखिए इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास ही 4.43 के आसपास की होल्डिंग है। आदित्य बिरला आर्क लिमिटेड के आसपास देखेंगे तो 16.31 के आसपास है। तो इसको अगर मिलाएंगे तो कम से कम 20% के आसपास की होल्डिंग इनके पास है। तो जनरल पब्लिक के पास जो है होल्डिंग जो बचती है ऑलमोस्ट 15% के आसपास की होल्डिंग बचती है। DII के अंदर देखेंगे जो 16% के आसपास है, उसके अंदर भी आप देखेंगे पावर फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेशन PFC से जानते हैं 4.76, स्टेट बैंक के पास है, पंजाब नेशनल बैंक, REC और बैंक ऑफ इंडिया इनके पास भी, और कैनरा बैंक के आसपास भी आप देखेंगे कि इनके पास भी इनकी होल्डिंग्स हैं। और इसके बाद आप देखेंगे FII के पास होल्डिंग जो है 8.28% के आसपास की है, जिसके अंदर फिन लिमिटेड के आसपास 7.92 के आसपास की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी होल्डिंग FII की, DII की, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसके अंदर बनाई हुई है। इसके अंदर देखेंगे रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अच्छी मेजर होल्डिंग 23.99 के पास है। AR इंफ्रालैंड्स के आसपास भी अच्छी होल्डिंग है। तो होल्डिंग्स जो है, शेयर होल्डिंग अच्छी नज़र आती है। दो इशूज इसके अंदर जो नज़र आते हैं वो एक तो डेब्टर डेज का है और सेकेंडली डेट का है। तो इसके बाद देखेंगे 27 जून को इन्होंने रिजल्ट्स जो दिए थे, जो इन्होंने Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे 27 जून को, उसके अंदर बताया गया था
लॉस नैरोज टू रुपीज़ 511 करोड़ के आसपास का। जो लास्ट ईयर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देते हैं, तो लॉस जो है नैरो हुआ है, 511 करोड़ के आसपास का हुआ है। अब देखिए ये 27 जून का है जो Q4 डिक्लेयर किया था। इसके बाद का जो था 5 सितंबर का देखिए जो Q1 के इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, नेट लॉस नैरो टू 450 करोड़। पहले जो डेट लॉस जो है इन्होंने पहले भी नैरो किया 511 करोड़ का, उसके अगले क्वार्टर में इन्होंने 450 करोड़ का किया। अब जैसे जैसे डेट रिड्यूस होगी तो आप देखेंगे कि ये जो लॉस है और भी कम होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए कि ये मैंने आपको दिखाया है कि इन्होंने कुछ अपने एसेट्स बेचे हैं, उससे इन्होंने अपना डेट को कम किया है। कंपनी का फोकस अगर डेट की तरफ है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मूव हो सकता है। अब देखते हैं कि छोटी कंपनी है तो इसमें बताया गया है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं इसके लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ये शेयर हो सकता है। दिस मेक्स अस ए लिटिल वेरी बट द बिजनेस माइंड हैव टर्न अराउंड इट्स फॉर्चून्स। ये टर्न अराउंड एक हो सकता है, धीरे धीरे पावर सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करे और कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर ले। इट ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू ट्रैक शेयर प्राइस परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्गर पीरियड बट टू अंडरस्टैंड रतन इंडिया पावर बेटर। तो देख सकते हैं कि लॉन्गर टर्म में हमें इन चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए, और टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो इसका फॉर्चून आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर भी ये दिखाया गया है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बाद आप देख सकते हैं विद द मार्केट कैप ऑफ अराउंड 9.9 बिलियन, रतन इंडिया पावर इज ए स्मॉल कैप स्टॉक, सो इट माइट नॉट बी वेल नोन बाय मैनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। Taking a look at our data on the ownership groups, it seems that institutional investors have bought into the company. अगर उनका इंटरेस्ट है FII का, DIIs का, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर दिखाया गया, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद कुछ तो इसके अंदर चीज़ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से बड़े बड़े जो FIIs हैं, DIIs हैं, इसके अंदर माल ले रहे हैं। तो इतनी छोटी कंपनी होने के बाद, जो कि वेल नोन कंपनी नहीं है, उसके बाद भी अगर इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं तो देखा जा सकता है कि काफ़ी अच्छी ये पोजीशन को दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिवेन्यू है एक स्टेबल चलता आ रहा है। 2018 से देखेंगे एक स्टेबल लाइन के अंदर दिखा है। यहाँ पर थोड़ा डिप है, डिप इसलिए है क्योंकि डेट है कंपनी के ऊपर, जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से क्या होता है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी उसको नहीं ले पाती है। जब डेट रीस्ट्रक्चर हो जाती है, जब डेट उतर जाती है तो क्या होता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स को कर पाती है। अगर अर्निंग्स भी देखेंगे तो अर्निंग्स आप यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन लाइन है अर्निंग की, ये यहाँ पे डिप हुई है 2019 में, उसके बाद देखिए एक अच्छी ऊपर जाती हुई नजर आएगी आपको। फ्री कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है आपको बिल्कुल लाइन में चलती हुई नजर आएगी। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये भी आपको बिल्कुल सही नजर आएगी। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है कंपनी, और इतने बड़े बड़े FII DIs का इसके अंदर स्टेक लेना इतनी छोटी कंपनी में, जो कि ज़्यादा जानी मानी कंपनी नहीं है, क्योंकि वो लोग उस कंपनी में स्टेक लेते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो। बट अगर इसके अंदर स्टेक ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर हम शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं। ये वनडे का चार्ट मैंने लगाया है। वनडे का चार्ट क्या कहता है कि एक तो इस रेंज के अंदर जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है, कि आप देखेंगे 13 अक्टूबर से इसी रेंज में है। अगर प्री कोविड लेवल पे देखेंगे तो ये शेयर जो है ₹2.35 के आसपास ट्रेड किया करता था यहाँ पर। उसके बाद इसने हाई बनाया है ₹3 के आसपास का, फिर ये नीचे आया है अप्रैल मई में, और ₹1 का लो बनाने के बाद आप देखिए अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया है। यहाँ पर ₹4.5 के आसपास तक ये गया है, ₹4.45 तक ₹1 से। तो मोमेंटम अच्छा है इसके अंदर। और अभी पिछले 3-4 महीने से आप देखेंगे, अक्टूबर से लगभग 2 महीने से ये शेयर इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो इसके अंदर अकोमुलेशन बिल्कुल हो रही है। ₹1.86 के आसपास का आप देखेंगे लो है, और ₹2.35 अभी चल रहा है। अगर शेयर अगेन इस रेंज में आता है ₹2 के आसपास, ₹1.85 के आसपास, तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए। एक और हम वॉल्यूम देख लेते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम कैसे चल रहे हैं, अकोमुलेशन हो रही है या फिर ये फेक हमें कुछ नज़र आता है। अब देखेंगे इतने वॉल्यूम्स आपको पिछले, अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। आप देखिए कहीं पर वॉल्यूम आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी वॉल्यूम्स आपको नज़र नहीं आएंगे जितने वॉल्यूम्स आपको इस जगह पर नज़र आ रहे हैं। और ये दिसंबर के आसपास से ही आप देखिए, यहाँ पर दिसंबर से ही इसके अंदर नीचे के लेवल पे अकोमुलेशन हो रही है। इस कैंडल को देखिए कितनी हैवी कैंडल है, और इस लेवल पे वॉल्यूम्स का नज़र आना, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकोमुलेशन हो रही है, और स्टॉक को रोका गया है इस लेवल के ऊपर। पिछले 2-2.5 महीने से ये स्टॉक रुका हुआ है। इससे पहले आप देखेंगे स्टॉक इतना कभी भी नहीं रुका जितना यहाँ पर रुकता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं। ₹2 से भी हल्का सा नीचे मिलता है तो बिल्कुल ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ये ईजिली जब भी बाउंस इसके अंदर आएगा, अकोमुलेशन होगी, हैवी अकोमुलेशन, या कुछ भी रिजल्ट अच्छे देता है या कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है
पावर सेक्टर से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, तो ये स्टॉक आपको 4 रुपये के आसपास अगेन जाता हुआ नजर आएगा। अब हम इसके ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं और एक सुपर ट्रेंड भी देखते हैं। वॉल्यूम्स को हटा के इसका सुपर ट्रेंड देखते हैं, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, इसका डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है 7 दिसंबर के आसपास से, है उसी रेंज में, बट यहाँ पर जो ट्रेंड हुआ है वो चेंज हुआ है 7 दिसंबर से, जब इसने 2 रुपये 20 पैसे का लो बनाया था। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये शेयर 2 रुपये के नीचे 1 रुपये 98 पैसे से नीचे जाएगा, तब इसका जो ट्रेंड है वो मतलब कि सेलिंग साइड में ज़्यादा आ जाएगा, विरिश मोड में आ जाएगा। अभी 2 रुपये के आसपास जब तक ये इससे ऊपर बना हुआ है तो ये एक अच्छा बाइंग जोन के अंदर नज़र आता है। अब हम इसके अंदर अपनी ट्रेंड लाइन को भी लगा के देखते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारी क्या बोलती है, कहाँ पर ये सपोर्ट बना सकता है और कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। आप देखिए ट्रेंड लाइन को मैं इसके अंदर इसको मैं मंथली चार्ट पे पहले कन्वर्ट करता हूँ। अब देखिए ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे आप देखेंगे ये शेयर जो है 45 रुपये के आसपास से गिरता हुआ कहाँ पहुँचा है। ये 2009 का चार्ट है, आप देखिए। तो यहाँ से हम लगाते हैं जो इसने हाई लगाया था और आप देखेंगे देखिए पहली लाइन मैंने लगाई है। तो आप देख सकते हैं 2014 के आसपास से स्टॉक था, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर फेस किया उसने। आप देखिए यहाँ पे 2012 में भी यहाँ से ये चला है स्टॉक, 2012 में जो 20 रुपये का था उससे बाद नीचे आया, अगेन इस लाइन को टच किया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, अगेन इस लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, अगेन रेजिस्टेंस लिया इस लाइन के ऊपर, फिर नीचे आया और यहाँ पर अगेन इस लाइन के ऊपर ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी भी जो स्टॉक नीचे से मूव किया था और 4.5 रुपये के आसपास का 4 रुपये 45 पैसे का जो इसने हाई बनाया था, तो इस लाइन के ऊपर जो बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देखिए ये लाइन इसकी 2012 से चलती आ रही है और एक डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है शेयर को कि ये डाउन ट्रेंड में है। अगर इस लाइन को ये क्रॉस कर लेता है या अभी ये क्रॉस कर लेता है, आप देखिए इस लाइन के ऊपर कितनी बड़ी बिक इसने बनाई है। तो अगर ये मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ तो अभी इसे डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर ये एक हैवी जो है प्रेशर फील कर रहा है। जैसे इस लाइन को क्रॉस करता है तो इसके फंडामेंटल और सब कुछ टेक्निकल चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम एक लो साइड की भी इसकी चार्ट पे लगा के देखते हैं जो इसने लो साइड बनाया था, इसको हम इसे टच कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये लो साइड इसका बनता है। अब हम इसे पहले डेली चार्ट पे चेक कर लेते हैं कि डेली चार्ट पे ये स्टॉक कैसे नज़र आता है। आप देखिए डेली चार्ट पे जो स्टॉक है, थोड़ा बेटर करने के लिए इसे वीकली पे कर लेते हैं। पहले आप देखिए ये वीकली चार्ट आपको नज़र आएगा, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। आप देखिए अब क्लियर आपको नज़र आ रहा है। पहले मंथली चार्ट था तो 2012 में इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस यहाँ लिया, रेजिस्टेंस लेता हुआ ये स्टॉक नीचे आता गया और यहाँ पर ये स्टॉक आके रुका है। यहाँ पर इसने अपना लो बनाया लगभग 1 रुपये 5 पैसे का। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया जो इसकी पुरानी ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी। आप देख पा रहे हैं इसे क्लियरली, इस लाइन के ऊपर इसने दोबारा रेजिस्टेंस लिया है और अगेन इस जो नीचे का है ये सपोर्ट लाइन है, तो इसके ऊपर इसने अगेन सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट लाइन जो है अप ट्रेंड के अंदर है और जैसे जैसे ये स्टॉक इस लेवल को ब्रीच कर देता है तो आपको ये स्टॉक 10-12 रुपये इजीली जाता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास पहला इसका जो है टारगेट बनता है 5 रुपये 32 पैसे के आसपास। तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर पोजीशंस बिल्कुल ले सकते हैं और छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाइए जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कंपनी की तरफ से अच्छी न्यूज़ नहीं आती है। क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटा पैसा लगाएंगे तो वो अपने आप ही मल्टीपल कर लेता है। 2000 भी लगाएंगे तो अपने आप ही 4000 5000 भी अपने आप कर लेगा। बड़ी कंपनी में बड़ा पैसा लगाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए और इतना ही इसके अंदर लगाइए। अगर वो पैसा आपका आधा भी हो जाता है तो आपको रात को नींद अच्छी आ जाए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखिए। अगर ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक मूव नहीं करता है तो क्या आप इसे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करके चलिए। ऐसा पैसा मत लगाइए जो आपको 15 दिन बाद चाहिए या महीने बाद चाहिए। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से पैसा शेयर्स के अंदर लगाइए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। ये मैंने आपको बताया है कि अगर ये शेयर यहाँ से मूव करता है और इस लाइन को ब्रेक कर देता है जो कि अपने बिल्कुल क्लोज है, कोई भी वॉल्यूम इसके अंदर आता है, इसमें मैंने आपको वॉल्यूम्स भी दिखाए, वॉल्यूम्स इसके अंदर हैवी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ वॉल्यूम्स में। आप देखिए वॉल्यूम्स इसके अंदर पिछले 2 हफ्तों से आप देखिए धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही अगर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, कुछ अच्छा एकम्युलेशन होती है, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है और ये इस लाइन को तोड़ता हुआ ऊपर जाता है
तो ये अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों का जो डाउन ट्रेंड ये दिखा रहा है, आप देखिए पिछले कई सालों का डाउन ट्रेंड 2012 से इस लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है। इवन 2011 से देखिए, 2011 से इस लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है। तो ये ऊपर निकलता हुआ नज़र आएगा और एक अच्छे अपवर्ड मूव में जाएगा। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। डाउन साइड लिमिटेड है और अप साइड अच्छी बनती है। रिस्की ट्रेडर्स इसके अंदर पोजीशन लें, जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो बिल्कुल भी इसको कंसीडर मत करें। थैंक यू, धन्यवाद।